हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ कार। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को। पिछले लेक्चर में हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन शुरू किया था। आज के लेक्चर में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा मेन फोकस होगा साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड मोलेकुल पे। जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल ही लिया है साइक्लोहेक्सेन है, इसमें Br लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। देखो पहला तो हमने आंसर बना दिया, एक्चुअली आंसर नहीं बनाया था, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था, बट बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गया, मैं फ़ोन रिसीव करने लगा, भूल गया कि मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ और मेरा दोस्त का कॉल था, कुछ भी बोले जा रहा था, इसलिए मेरे को उसको डिलीट करना पड़ा, फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ा। अब देखो, तो पहले जो कुछ भी मैंने कर दिया था उसको डिलीट कर देते हैं। देखो क्या है कि Br है। अब सिंपल है, अल्कोहलिक OH Br को यहां से निकालेगा, बगल से H निकालेगा, बगल इधर भी H हो सकता है, इधर भी H हो सकता है, किसी को भी निकाल दिया हमने, ये बन गया। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं हुआ। Br निकला, बगल से H निकला, यहां हम H मिटा देते हैं। मिटा देने का मतलब भी हुआ कि यहां पे तो H है ही, यहाँ पे तो H है ही, यहाँ तो H है ही, यहाँ रहे या यहाँ रहे, यहाँ से Br निकला, यहाँ या यहाँ से H निकला, हो गया, बन गया। अब सवाल है कि जब इस Br को निकलना होगा, अल्कोहलिक OH जब रिएक्शन करेगा, तो इधर DD है और इधर HH है। Br के बीटा वाले कार्बन पे ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, एक तरफ D है एक तरफ H है, कौन निकलेगा? हम जानते हैं E2 मैकेनिज्म होता है, और E2 का मतलब होगा कि E2 में ये इसका निकलना, यहां डबल बॉन्ड बनना और इसका निकलना साइमल्टेनियसली होता है। CH बॉन्ड कमजोर होता है, CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसलिए H निकलेगा ना कि D निकलेगा। ठीक है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो बनेगा D ये बनेगा। अब तीसरा जरा देखो, इस Br के साथ H कहां से निकलेगा? ये मिथाइल है, इधर देखो यहां पे डैश पे H है और नीचे मिथाइल है, यहां बेस पे मिथाइल है और डैश पे H है। अब बताओ, इस Br के साथ ये H निकलेगा या ये H निकलेगा? याद करो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशंस, जहां हमने बताया था। हम ऊपर वाले 2 क्वेश्चन को मिटाते हैं ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस मिल सके। हमने बताया था साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है वो चेयर होता है। चेयर में ये दोनों पोजीशन को एक्सियल बोला जाता है और इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल। इधर भी ऐसे ही होगा, हमने बताया साइक्लोहेक्सेन में डिटेल। हालांकि YouTube पे हमारा कोई लेक्चर साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, आगे टाइम मिलेगा तो हम जरूर YouTube पे डाल देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो YouTube पे हमसे पढ़ते हैं। बट एक्चुअली YouTube हमने ऐसे ही आ गया था YouTube पे, मतलब लॉकडाउन हो गया तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना था, जिनको मैं कोचिंग में बताता हूं, तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया। फिर सोचा जब वीडियो बना ही रहे हैं तो यूट्यूब पे डाल देते हैं। इस तरह से यूट्यूब चैनल बन गया इनफैक्ट, और धीरे धीरे उसमें वीडियोज भी हमने डालना शुरू किया। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है कि मैं जिस तरह से क्लासरूम में कोर्स खत्म करता हूं, वैसे ही यूट्यूब पे भी कोर्स खत्म करूं, ताकि जो बच्चे यूट्यूब पे हमें देखते हैं या किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं और हमें यूट्यूब पे देखते हैं, उनको भी फायदा हो सके। तो यूट्यूब पे हमारा कोई साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो उन बच्चों को आज का लेक्चर में दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जिनको हमने कोचिंग्स में पढ़ाया है, साइक्लोहेक्सेन अच्छे से पढ़ाया और उसने पढ़ा भी है, उनको इस वीडियो में मजा आएगा। लेकिन हम उनके लिए हम बात कर रहे हैं जो लोग साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर्स नहीं पढ़े। इनफैक्ट आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहां के टीचर्स तुम्हें पढ़ाए ही होंगे, पढ़ाए तो तुम्हें समझ नहीं आया, या हो सकता है वो नहीं पढ़ाया। अगर ऐसा कुछ है तो तुम एक काम कर सकते हो, अभी तो यूट्यूब पे मेरा कोई वीडियो नहीं है साइक्लोहेक्सेन रिलेटेड, बट तुम एक काम कर सकते हो, कोई अच्छी बुक ले लो, चाहे सोलोमन्स ले लो या फिर LG वार्डे ले लो, उसमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन होगा, उसको पढ़ लो। उसके बाद इस वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा सही में।
इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस तुमसे ज़्यादातर अच्छे कंपटीशन में पूछा जाएगा, जैसे ओलंपियाड में पूछा जाएगा, एडवांस में पूछा जाएगा, नीट में भी पूछा जाएगा अगर अच्छे लेवल का नीट क्वेश्चन पूछा तो। हालांकि एम्स का तो फेवरेट होता क्वेश्चन, लेकिन एम्स ही हटा दिया, अब एम्स में नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। अगर नीट का लेवल थोड़ा ऊपर करता है या कई बार नीट में भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है तो वैसे क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस का जगह होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये दोनों इक्वेटोरियल है और ये दोनों एक्सियल है। ये वाला एक्सियल वाला और ये एक्सियल वाला, ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्रांस है। और ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी ट्रांस है ना। अब बताओ, हमने ये भी बताया था कि ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम कोप्लेनर होता है, जबकि ये कोप्लेनर नहीं होता है। मतलब ट्रांस वाला कोप्लेनर होता है, ट्रांस वाला कोप्लेनर नहीं होता। क्या बात हो गया सर? ट्रांस वाला कोप्लेनर होता है जब ट्रांस वाला एक्सियल पे होता है, ट्रांस वाला कोप्लेनर नहीं होता है जब ट्रांस वाला इक्वेटोरियल पे होता है। और सिस वाला तो कभी भी कोप्लेनर नहीं होता है। मतलब ये और ये तो कभी कोप्लेनर नहीं होगा, ये कभी कोप्लेनर नहीं होगा, ये कभी कोप्लेनर नहीं होगा। ये सब कुछ हमने साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस में बताया है। इसका मतलब हम जानते हैं कि E2 मैकेनिज्म जब होता है तो कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मतलब हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप कोप्लेनर एक ही प्लेन में होता है। हाइड्रोजन, लिविंग ग्रुप और 2 कार्बन, ये चारों का चारों एटम एक ही प्लेन में होता है। तो इसका मतलब है कि साइक्लोहेक्सेन में जब एलिमिनेशन होगा E2 फैशन में, तो जो हाइड्रोजन होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा उसको एक्सियल पे आना पड़ेगा और कोप्लेनर होना पड़ेगा, है ना। और कोप्लेनर, अब कोप्लेनर हो कौन सकता है? या तो ये ट्रांस वाला हो सकता है या ये ट्रांस वाला। तुमको लगे अभी सर बोले कि ये ट्रांस वाला तो कोप्लेनर नहीं होगा, ये नहीं होता है। लेकिन रिंग जब फ्लिप करेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो उस केस में तो ये दोनों ये कोप्लेनर हो सकता है ना। अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चारों कोप्लेनर है, ये चारों कोप्लेनर नहीं है। लेकिन अगर रिंग फ्लिप कर गया तो ये चारों कोप्लेनर हो जाएगा। बट जो भी हो, ये चारों कोप्लेनर हो जाए फ्लिप करने के बाद या अभी, ये चारों कोप्लेनर है। बात बड़ा सिंपल है, जब भी कोप्लेनर होगा ट्रांस वाला ही हो सकता है, सिस वाला कभी कोप्लेनर नहीं हो सकता। ये कभी कोप्लेनर नहीं हो सकता, ना ही अभी न रिंग फ्लिप करेगा तब। क्योंकि रिंग फ्लिप करेगा तो ये हो जाएगा एक्सियल और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। समझ रहे हो? मतलब एक साइक्लोहेक्सेन है तो इसमें यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप, तो ये सिस है। बट ये कोप्लेनर कभी नहीं होगा। ये सिस है, कोप्लेनर कभी नहीं होगा। ये ट्रांस है, कोप्लेनर हो जाएगा। ये ट्रांस है, कोप्लेनर हो जाएगा। अब तुमको लगे अक्सर ऐसे देखने से तो सिस वाला ही कोप्लेनर लगता है, बट ऐसे रहता नहीं है ना, रहता तो चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में कौन कोप्लेनर है ये देखना होगा ना। जितना भी मॉलिक्यूल होता है साइक्लोहेक्सेन का, उसमें से ज्यादातर चेयर फॉर्म में ही रहता है। क्यों? क्योंकि चेयर फॉर्म उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ, जरा गौर करना। एक चीज तो क्लियर है कि इस Br के साथ वही H निकलेगा जो ट्रांस में है, क्योंकि ट्रांस वाला ही कोप्लेनर हो पाता है। तो ये Br के ट्रांस में ये नहीं है, ये H सिस में है, इसीलिए ये H नहीं निकलेगा। ये H ट्रांस में है, इसलिए ये वाला निकलेगा। मतलब ये Br और ये H निकलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। अब तुमको लगेगा सर नहीं, हम गलती ही कर देते तो क्या गलती कर देते? हम इधर से H निकाल देते तो क्या गलती हो जाता? देखो, जब इस Br के साथ इस H को निकालोगे तो देखो क्या गलती हो जाएगा। ये बन जाएगा। तुम्हें लगेगा कि सर ये दोनों तो एक ही चीज है, यहां पे हाइड्रोजन ऊपर। तुम्हें लगेगा कि सर ये दोनों तो एक ही चीज है। क्या सच में एक चीज है?
जरा कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन पे देखो, तो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 नंबर ये आएगा, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा, ये R है। जबकि इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 नंबर ये आएगा, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा, एक इसमें गलती कर दिया क्या, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये R, ठीक है। इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये भी R आ रहा है भाई, ये भी R आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से H निकले क्या यहाँ से H निकले, कोई फर्क तो नहीं हो रहा है। फिर से ज़रा चेक कर लेने दो मेरे को। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1 नंबर इधर आएगा इस कार्बन के साथ, 2 कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड है जिसके वजह से, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या हो गया, 1 2 3 S हो गया, नहीं R हो गया, उल्टा देख रहे हैं इसलिए R हो गया। और इसकी बात करें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, R हो गया, दोनों R ही है। इसका मतलब है कि इसमें H यहाँ से निकालो या H यहाँ से निकालो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है ना। लेकिन अगर कोई बोल दे कि यहाँ पे हम स्टार कर लें, यहाँ पे स्टार कर लें, यहाँ पे स्टार कर लें, मतलब ये कार्बन 14 है, तो इसमें कहाँ, यहाँ पे ये स्टार हो जाएगा और इसमें ये स्टार हो जाएगा। अब बताओ, अब तो ये दोनों अलग अलग हो गया, तो अब बताओ कौन बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला ही बनेगा, ठीक है। पता ना मेरे को क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गलती किया क्या कॉन्फ़िगरेशन में, बट नहीं, सही किया है, ठीक है। इनफैक्ट ट्रांस वाला निकलेगा और वो वाला निकलेगा, ट्रांस वाला H ही निकलेगा, तो इधर ट्रांस वाला है, इधर सिस वाला है, तो इधर वाला निकलेगा, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसको स्टार कर दिया जाए तो आंसर डिफर कर जाएगा, वो कुछ और है, ये कुछ और है। इसमें स्टार वाला पे अनसेचुरेशन है और यहाँ स्टार वाले पे सेचुरेशन है, ठीक है। सेचुरेशन मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं और अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, ये वाला बनेगा, ना कि ये बनेगा। आगे देखते हैं इसको। अब बताओ, ये जो Br है, ये जो Br है, इसका ट्रांस वाला निकलेगा। ट्रांस कौन है, ये तो मिथाइल है ना, ये तो मिथाइल है, ये मिथाइल है, और यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो इधर सिस में है और इधर ड्यूटेरियम ट्रांस में है, तो सिस वाला नहीं निकलेगा, कौन निकलेगा, ट्रांस वाला निकलेगा, क्योंकि कोप्लेनर तो वही हो पाता है। ये नहीं कोई कहेगा कि CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सबसे पहले देखना है कोप्लेनर होना, उसके बाद बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखना है, आइसोटोप का इफेक्ट देखना है। तो यहां से क्या निकलेगा, ट्रांस वाला D निकलेगा और बनेगा क्या, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे कौन है, H है, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद बढ़ जाए अगले क्वेश्चंस पे। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, हालांकि हाँ, यहाँ पे Br के साथ ट्रांस में कौन है, ट्रांस में यहाँ H है और यहाँ भी ट्रांस में H है। हमने एक गलती किया इस क्वेश्चन को लिखने में, हमें लिखना चाहिए था यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे ट्रांस में मिथाइल डालना चाहिए, ट्रांस में मिथाइल डालना चाहिए। तो इस Br के ट्रांस में तो H है ही नहीं, इसके ट्रांस में तो H है ही नहीं, इसके ट्रांस में तो H है ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है या नहीं होता है। अगर तुमसे पूछा जाए R1, R2 और R3 में कौन बड़ा, तो सबसे छोटा किसका रेट होगा, R3 का रेट होगा, मतलब इसका एलिमिनेशन का रेट सबसे कम होगा, इसमें एलिमिनेशन नहीं के बराबर होगा। R3 से बड़ा ये दोनों होगा, बट इस दोनों में सबसे बड़ा कौन, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाला में CH बॉन्ड टूट रहा है और नीचे वाला में CD बॉन्ड टूट रहा है, तो CH बॉन्ड इजिली टूटेगा विथ रिस्पेक्ट टू CD बॉन्ड। इसका मतलब है इसका रेट ज्यादा और इसका रेट कम। इसका मतलब R1 सबसे बड़ा, देन R2 और देन R3। हम बात कर रहे हैं इलिमिनेशन का, यहाँ पे इलिमिनेशन नहीं के बराबर होगा, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट हम इलिमिनेशन के रेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो R1 ज्यादा, देन R2 और सबसे कम R3। R3 सबसे कम इसलिए क्योंकि Br के ट्रांस में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस दोनों में Br के ट्रांस में हाइड्रोजन है, बट यहाँ Br के ट्रांस में ड्यूटेरियम और यहाँ Br के ट्रांस में हाइड्रोजन, तो
तो दोनों जगह से, एक जगह से डी निकलेगा, एक जगह से एच निकलेगा, बट जहां से डी निकलेगा सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, इसका कम इसका ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे ये देखो, ये बी आर है, इसके ट्रांस में इधर डी है और इसके सिस में इधर एच है। ये मिथाइल है इनफैक्ट, ये मिथाइल है इनफैक्ट, और इधर एच है। अब बताओ एच निकलेगा या डी निकलेगा? सबसे पहले क्या देखना, मैकेनिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर एच है या डी है? डी ट्रांस में है, मतलब डी होगा कोप्लेनर, मतलब बी आर के साथ डी निकलेगा और बन जाएगा कुछ ऐसा। इसके बाद आगे बढ़े इस क्वेश्चन पे, तो इसमें देखो ईटीओ माइनस कहां से, ये मिथाइल है भाई, ये मिथाइल है। अब बताओ यहां पे डी है और ये मिथाइल नहीं है या मिथाइल है? ये मिथाइल नहीं है, इसको एच कर दो, ये एच कर दो, एच नहीं, डी कर दो, डी कर दो। लेकिन फिर हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे? रुको, इसको रहने दो मिथाइल, मिथाइल। ये डैश पे मिथाइल है तो बेज पे कौन होगा? बेज पे एच होगा। अब बताओ बी आर के साथ कौन निकलेगा? बी आर के साथ उल्टा कर दिया भाई मैं, इधर है डैश पे है एच और बेज पे है मिथाइल। अब बताओ बी आर के साथ कौन निकलेगा? जो ट्रांस में रहेगा भाई निकलेगा, ट्रांस में तो एच है इधर। यहां बी आर के साथ ट्रांस में कौन था? डी था, है ना। यहां बी आर के साथ ट्रांस में कौन है? डी है यहां पे, और यहां बी आर के साथ ट्रांस में एच है, तो यहां से एच निकलेगा और यहां से कौन निकलेगा? डी निकलेगा, है ना। एक काम और करते हैं, थोड़ा सा मेरे को चेंज करने दो इस क्वेश्चन में। ऊपर एम ई है, बी आर है, डी है, बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो डी है ना, यहाँ डैश पे मिथाइल कर लो, और यहाँ बेज पे मिथाइल कर लो। अब ठीक है, हाँ। तो बी आर के साथ डी निकल गया और यहाँ बी आर के साथ ये वाला एच निकलेगा। क्या बनेगा? क्योंकि जो ट्रांस में रहेगा वही निकलेगा, तो यहाँ पे आ गया मिथाइल, और ये मिथाइल, और ये हो गया डी। अब जरा मेरे को बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, इसका R1 इसका R2 कौन बड़ा? ऊपर वाले का रेट कम होगा क्योंकि बी आर के साथ डी निकल रहा था, सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और नीचे वाले में बी आर के साथ एच निकल रहा था, सी एच बॉन्ड वीकर होता है, इसलिए इसका रेट ज्यादा। मतलब इस दोनों में R2 ग्रेटर देन R1। नीचे वाला में रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा होगा, ऊपर वाले में रेट ऑफ एलिमिनेशन कम होगा। फटाफट इसको कॉपी करो, इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड को और अच्छे से साफ कर लेते हैं, गंदा लग रहा है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बी आर, और ये है बेज पे 3 मिथाइल लगा हुआ है, और इसी तरह से एक और है, ये बेज पे और ये डैश पे है, और यहाँ भी 3 मिथाइल लगा हुआ है, और इसका रिएक्शन कराया गया है
ETO माइनस Na प्लस ETOH, और इसका भी रिएक्शन कराया गया है ETO माइनस Na प्लस एंड ETOH, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 और इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2। ऑफ कोर्स E2 हो रहा है, E2 हो रहा है। हम E2 का रेट कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। कई बार E2 के साथ थोड़ा बहुत SN1 SN2 ये सब भी होता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि E2 का रेट कंपेयर करना है। एक क्वेश्चन तो ये है, पहले इस दोनों का आंसर कर लेते हैं, तब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि ये दोनों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, वीडियो पॉज करके तुम इसको ट्राई करो, तब तक हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और जब तुमसे हो जाए उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लेना। इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, और किसका रेट ज्यादा होगा। देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका हम चेयर कन्फर्मर बनाते हैं। अगर चेयर कन्फर्मर बनाए, तुमको तो लगेगा सर ये Br निकलेगा बगल से H निकाल देंगे, Br निकलेगा बगल से H निकाल देंगे, ट्रांस वाले यहाँ 2H है, कोई H निकाल देंगे, हो जाएगा, दोनों में तो रेट सेम ही आएगा। नहीं, रेट सेम आएगा। देखो, दोनों का रेट अलग आएगा। इसका अगर चेयर कन्फर्मर बनाते हैं हम, क्योंकि रहेगा तो ये मेनली चेयर फॉर्म में ही, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन तो चेयर फॉर्म में ही रहता है, और ये Br को निकलना है, इसलिए इसको हमको रखना पड़ेगा एक्सियल पर ही, और ये एक्सियल पर रखेंगे। ये दोनों सिस में है, इसलिए इसको, और यहाँ पे जो ग्रुप होना चाहिए सिस में होना चाहिए, इसके इधर नीचे करें तो ट्रांस में हो जाएगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका ये हुआ चेयर कन्फर्मर। अब जरा गौर करो, लॉजिकली ये बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे ही होना चाहिए, अदरवाइज ये फ्लिप करके इक्वेटोरियल पे चल जाता, बट है ही इक्वेटोरियल पे, तो स्टेबल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जरा बनाते हैं चेयर कन्फर्मर। चेयर कन्फर्मर में ये ब्रोमीन को ऊपर ही एक्सियल पे ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सियल पे रहेगा तभी ये ब्रोमीन, ये कार्बन और यहाँ का हाइड्रोजन कोप्लेनर हो पाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन कोप्लेनर हो पाएगा। बट इसको चूंकि एक्सियल पे रखे हो, तो यहाँ वाला इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, ट्रांस का रिलेशन है, तो यहाँ पे Br ऊपर है, तो यहाँ पे Br किधर रहना चाहिए, यहाँ पे जो ग्रुप है बल्कि ग्रुप नीचे होना चाहिए। और बताओ, ये जो कंपाउंड है अब ऐसे नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। इतना बड़ा ग्रुप क्या एक्सियल पे स्टेबल होगा? ये तुरंत से फ्लिप करके कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। मतलब ये तुरंत से फ्लिप करेगा और इक्वेटोरियल पे जाएगा, और इक्वेटोरियल पे गया तो जो भी एक्सियल है सब ये जैसे ही फ्लिप किया, जो भी एक्सियल है सब इक्वेटोरियल पे पहुंच जाएगा। ये इक्वेटोरियल पे तो इसलिए गया ताकि स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहां पे 1,3 इंटरैक्शन होगा एक्सियल पोजीशन पे, तो ये स्टेबल होने के लिए इक्वेटोरियल पे गया। बट ये इक्वेटोरियल पे जाएगा कब, जब रिंग फ्लिप होगा, और रिंग फ्लिप होगा तो ये भी इक्वेटोरियल पे और ये भी इक्वेटोरियल पे चल जाएगा, ये भी इक्वेटोरियल पे चल जाएगा। जिस कंटेनर में ये कंपाउंड है, इसका मोस्ट ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में है, और इसका मोस्ट ऑफ द मोलिक्यूल इस फॉर्म में है। अब बताओ, जब ये है मेनली कंटेनर में, और ये है कहां पे, इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल से तो एलिमिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला Br, ये कार्बन और यहां वाला H कोप्लेनर नहीं हो पाता है। मतलब सोचो, जिस वेसल में ये कंपाउंड रखा हुआ है, इसमें ज्यादातर मोलिक्यूल इसी फॉर्म में है। जिस वेसल में इस कंपाउंड को रखा गया, उसमें ज्यादातर मोलिक्यूल इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म से इलिमिनेशन फेवरेबल नहीं है, और इस फॉर्म से इलिमिनेशन E2 बड़े अच्छे से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये Br कोप्लेनर है ना। इसका मतलब इसका रेट ज्यादा होगा एलिमिनेशन का, और इसका रेट कम होगा एलिमिनेशन का, या नहीं के बराबर एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये और यहाँ का हाइड्रोजन कोप्लेनर नहीं हो रहा है। तुम ये बोलोगे कि सर यहाँ तो कोप्लेनर है ना, ये Br C और H, ये तो कोप्लेनर है, और ये भी तो थोड़ा बहुत है। बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत है, इसलिए तो थोड़ा बहुत ही एलिमिनेशन में जाएगा, और यहाँ ये ज्यादा है तो ज्यादा एलिमिनेशन में जाएगा। और ऐसे भी देखो, E2 का रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स सबस्ट्रेट इनटू बेस, यही होता है E2 का रेट। अब बताओ,
के तो फिक्स्ड है, सब बेस भी दोनों जगह इक्वल कंसंट्रेशन में लिया गया है। अब बताओ सबस्ट्रेट कहां ज्यादा है? दोनों का इक्विमोलर लिए थे, दोनों का सेम मोल लिए थे, बट इससे थोड़े ना प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनाने वाला ये कन्फर्मर, इस कन्फर्मर के कारण प्रोडक्ट बनेगा, इस कन्फर्मर के कारण प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहां जो सबस्ट्रेट लिखा गया है वहां इसका कंसंट्रेशन लिखना होगा, जहां सबस्ट्रेट लिखा गया है वहां पे इसका कंसंट्रेशन लिखना होगा। तो ऊपर वाला केस में तो मेनली इसी फॉर्म में कंपाउंड है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ठीक ठाक आ जाएगा। जबकि नीचे वाले कंपाउंड में ये फॉर्म में तो कंपाउंड ही बहुत कम है और इसी का कंसंट्रेशन को यहाँ लिखना होगा, क्योंकि यही सबस्ट्रेट है मेनली जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, तो इसी का कंसंट्रेशन कम है। तो ऊपर वाले केस में यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा लिखाएगा और नीचे वाला केस में, इस केस में इस सबस्ट्रेट के जगह पे, जैसे सोचो अगर इसका 1000 मॉलिक्यूल लिए हो, इसका 1000 मॉलिक्यूल लिए हो, तो इसका 990 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है और इसका केवल 10 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, मान लो। ठीक है, तो जब इसका रेट लिखेंगे तो उसमें यहां पे 10 लिखेंगे और ऊपर वाले के रेट में यहां पे क्या लिखेंगे? 990। किसका रेट ज्यादा आएगा? ऊपर वाले का रेट ज्यादा आएगा। शॉर्ट में बताएं, जल्दी में बताएं तो इसका जब चेयर कन्फर्मर बनाए, वो चेयर कन्फर्मर जिसमें बी आर एक्सियल पे रहेगा, क्योंकि बी आर एक्सियल पे रहेगा तभी E2 हो पाएगा। तो ऊपर वाले केस में तो स्टेबल बना, बट नीचे वाले केस में अनस्टेबल बना। अब ये स्टेबल होने के लिए रिंग क्या कर लिया? फ्लिप कर लिया, रिंग फ्लिप हो गया, जिसके वजह से ये स्टेबल तो हुआ, बट इस स्टेबल फॉर्म में, ये स्टेबल फॉर्म इलिमिनेशन के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इस पे जो बी आर है इक्वेटोरियल पे है। तो जो फॉर्म ज्यादा होगा वो इलिमिनेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है, और यहां जो फॉर्म ज्यादा है वही इलिमिनेशन के लिए तैयार है। इसका मतलब ऊपर में रेट ऑफ इलिमिनेशन ज्यादा हो, नीचे में रेट ऑफ इलिमिनेशन कम होगा। आई थिंक समझ आया होगा। थोड़ा हमने जल्दी किया है, बट ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से एक बार आएगा, अल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे तब। अभी अगर थोड़ा दिक्कत हुआ है तो आगे फिर इसको समझ लोगे। इसके बाद आते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। कौन सा कंपाउंड? तुम पहले इसको कॉपी करो, फिर हम बताते हैं। फटाफट कॉपी करो। देखो, इस तरह का कंपाउंड है। अब जरा बताना, यहां पे और 2-3 क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है। यहां पे बी आर है और यहां पे है डी। इसका रिएक्शन कराया गया है ETO माइनस और इसका रेट है R1। ऑफ कोर्स E2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा कंपाउंड है, मजेदार कंपाउंड है, ये कई बार आया, स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी आया है, ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे है Br और यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे D है नीचे, यहाँ पे H है और यहाँ पे D है, सॉरी यहाँ पे H है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेने दो। ऐसे ही रहने दो, हम समझा देंगे ये क्या है। और इसका रिएक्शन कराना है ETO माइनस R2, इसका रेट है, E2 से रिएक्शन होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नहीं, 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे
और Cl है, Cl है, H है, H है। इसका रिएक्शन करा दो टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ और टर्सरी ब्यूटेनॉल सॉल्वेंट है। इसका रेट है R1 और ऑफ कोर्स E2 हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं Cl H Cl H और इसका रिएक्शन कराना है, सॉरी यहाँ H है और यहाँ है Cl और इसका रिएक्शन कराना है R2 रेट है, E2 इलिमिनेशन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, फटाफट पहले इसकी बात करते हैं। तो मेरे को बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी जरा ध्यान देना। पहले इस तरह के सिस्टम को हम समझते हैं, ये जो कंपाउंड होता है ये कैसे होता है, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। देखो पहले थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, है ना। ये कंपाउंड कैसे है, ये कंपाउंड है ऐसे, इधर से समझाते हैं, ऐसे 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 और ऊपर में फिर ऐसे, यही है ना। चलो कई बार हमने इसको समझाया है। अब यहां पे ये sp3 कार्बन है तो यहां पे दो ग्रुप और होगा, ऐसे दिखाओ, एक को दिखाओ एकदम वर्टिकली नीचे की ओर, यहां भी एक को दिखाओ वर्टिकली नीचे की ओर, और यहां पे एक को दिखाओ इस तरह से, यहां पे दिखाओ इसके पैरेलल ऐसे। समझ में आया? मतलब ये दोनों नीचे की ओर है और ये दोनों ऊपर की ओर उठा हुआ है, टेट्राहेड्रल ये हुआ, टेट्राहेड्रल ये हुआ। कई बार इसको ऐसे ना दिखा के ऐसे भी दिखाया जाता है, जरा गौर करो। यहां पे एक बना दिया, सॉरी एक बना दिया बेज और एक बना दिया डैश, यहां भी एक बना दिया बेज और एक बना दिया डैश। डैश नीचे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेज ऊपर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ तुमको क्या लगता है, ये दोनों ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? दोनों ऊपर वाला है, मतलब बेज डैश अगर यहाँ पे दिखाओगे तो यहाँ पे इसको बेज करना पड़ेगा, इसको बेज करना पड़ेगा, और यहाँ डैश पे कौन है? हाइड्रोजन है, यहाँ डैश पे कौन है? हाइड्रोजन है ना। चलो इसी तरह से इसमें हम बात करें तो ये है तुम्हारा कौन वाला? बेज वाला है, डैश पे कौन है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेज, ये कौन है? ये नीचे की ओर है ना, मतलब ये डैश वाला है, ये H है, और डैश पे कौन है? हाइड्रोजन है, सॉरी डैश पे कौन है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम था पहले से। अब जरा मेरे को बताओ, ये Br, ये कार्बन और ये H ट्रांस में है, बट क्या ये Br कार्बन और H कोप्लेनर है? नहीं है कोप्लेनर। तो क्या इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट घूम के ये BrCCH कोप्लेनर हो सकता है? नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता? क्योंकि ये वाला सेक्शन इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट घूम के इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट घूम के Br कार्बन और ये हाइड्रोजन कोप्लेनर नहीं हो सकता। यहां कोप्लेनर कोई है तो Br कार्बन और D है, सिस वाला ही कोप्लेनर है इसका, ये दोनों सिस में है, सिस वाला ही कोप्लेनर है। सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से यहां प्रोडक्ट बनेगा, एंटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंटी में जो है वो कोप्लेनर ही नहीं है, और यहां पे घूम सकता नहीं सिंगल बॉन्ड के अबाउट, क्योंकि ये लॉक किया हुआ है। समझ आया?
अगर इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट घुमाओगे तो इस यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा, कंपाउंड टूट जाएगा, कुछ और बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ये Br ये CH कोप्लेनर नहीं है, एंटी वाला कोप्लेनर ही नहीं है, और घूम के भी कोप्लेनर नहीं हो सकता। कोप्लेनर कौन है? सीस वाला ही, सीन वाला ही कोप्लेनर है। तो यहां पे सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रोडक्ट बनेगा। बार बार हम बोलते आए हैं कि एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब कभी एंटी पॉसिबल नहीं होगा उस केस में सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से भी प्रोडक्ट बनेगा, भले उसका रेट एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में बहुत कम आए। ठीक है, जब किसी दूसरे कंपाउंड में एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनता होगा और इसमें सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से बनेगा, तो इस सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट वाला प्रोडक्ट का बनने का रेट तो बहुत कम होगा, ऑब्वियस है। लेकिन यहां एंटी कोप्लेनर तो पॉसिबल ही नहीं ना है, तो सीन ही बनेगा। क्या बनेगा? Br के साथ निकलेगा H। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि Br के साथ D निकलेगा। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि Br के साथ H निकलेगा, क्योंकि ट्रांस में उनको रटा दिया जाता है कि ट्रांस वाला प्रोडक्ट, ट्रांस वाला चीजें ही निकलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो कोप्लेनर होगा वो निकलेगा। सीन और ट्रांस दोनों में कोप्लेनर होगा तो सीन और एंटी दोनों कोप्लेनरिटी पॉसिबल है, तो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। और जहां एंटी कोप्लेनरिटी पॉसिबल ही नहीं है वहां सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। Br के साथ D निकलेगा सिस होते हुए भी, क्योंकि ये Br-C-C-D कोप्लेनर है, ये Br-C-C-H कोप्लेनर न है और न घूम के हो सकता है, इसलिए Br के साथ ये D निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। और यहां पे रह जाएगा, चलो ठीक है, Br के साथ D निकल गया। यहां पे Br के साथ क्या निकलेगा? सेम लॉजिक, Br के साथ H निकलेगा, क्योंकि ये D कोप्लेनर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा सेम लॉजिक से क्या बनेगा? यहां पे D इसमें रह जाएगा। अब बताओ ऊपर वाले का रेट ज्यादा या नीचे वाले का रेट ज्यादा? रेट तो दोनों का कम, लेकिन ऊपर वाले में CD बॉन्ड टूट रहा है, नीचे वाले में CH बॉन्ड टूट रहा है, और CH बॉन्ड टूटना आसान होता है, इसलिए R2 ग्रेटर देन R1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बल्कि बेस ले लिया गया है भाई। बल्कि बेस क्या करेगा? कुछ करेगा क्या? हाँ, ये भी मजेदार है। जरा देखो, इसको थोड़ा सा हम और बढ़िया से लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आए। इधर दोनों Cl नीचे और एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे है। दोनों Cl ऊपर था इसमें, मतलब Cl हाइड्रोजन, हालांकि पहले लिखा था वैसे भी लिखा जाता है, और यहां पे एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो बल्कि बेस है ये H को ही निकालेगा, H को निकालेगा। और बताओ इस H के साथ Cl कौन निकालेगा? जा, सिस वाला तो निकलता था, ऐसे केस में सिस वाला तो निकलता था, सिस में तो Cl है ही नहीं, जबकि यहां H के साथ सिस में Cl है, तो ये दोनों निकलेगा। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पे Cl रह जाएगा, ये बनेगा। यहां पे प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, नहीं के बराबर होगा, क्योंकि यहां मैकेनिज्म ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1 होगा। समझ आया? लेकिन जरा ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है तुम इसको जल्दी से पॉज करके लिखो, मिटा के इस पे थोड़ा सा और बात करेंगे। अच्छा, पहले देख ही लो। अगर हम इसको बस मिटा दें, अभी तो ये प्रोडक्ट बना, बट इसको जस्ट मिटा दें, इसको जस्ट मिटा दें, मतलब इधर मिथाइल लगा हुआ, इधर मिथाइल लगा हुआ, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है। वैसे केस में फिर इस Br के साथ ये D नहीं निकल के ये Br के साथ ये H निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब पॉसिबल है इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट घूम के ये और ये ट्रांस वाला कोप्लेनर हो जाए, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन का केस हो गया ना, ये टूट गया तो ये तो साइक्लोहेक्सेन का केस हो गया। समझ आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ ही। तुम इसको जल्दी से कॉपी कर लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि अभी खत्म होने वाला है जस्ट ये टॉपिक, तो हम इस पे एक दो होमवर्क दे देंगे और इसके बाद बढ़ेंगे अगले लेक्चर के तरफ। हालांकि अगला लेक्चर भी सेम टाइप का है, देखते हैं। पहले इसको कॉपी तो कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये है बी आर, इसको दे दिए ETO माइनस के प्लस एंड ETOH। ये होमवर्क में डालते हैं। ड्रॉ मैकेनिज्म, नहीं ड्रॉ मैकेनिज्म नहीं, हम मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करने बोलते। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हम आंसर लिख देते हैं, आंसर बता देते हैं, तुमको सोचना है कि कैसे बनेगा। सोचो सोचो क्या होगा भाई। नहीं, आंसर नहीं लिखते हैं, हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन, ऑप्शन है तुम्हारे लिए, दो ऑप्शन है। ये बनेगा और ये बनेगा। ये दोनों में से कौन बनेगा बताओ। ये इसका ETO माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे, E2 कराना है, E2 के बाद ये बनेगा या ये बनेगा। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तुमको। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। आंसर हम बताएंगे अगले लेक्चर में। कैसे बना ये तुम्हें सोचना है, या तुम सोच लोगे, आंसर बताने का भी क्या जरूरत है, सोच लोगे। और सोचो यार, कुछ सब कुछ हम बताएं ये थोड़ा ना होता है। चलो नेक्स्ट होमवर्क, ये होमवर्क था, ये होमवर्क था। नेक्स्ट होमवर्क है, एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं डेकालीन सिस्टम। एक बता देंगे, इसका टेंशन मत लो। यहां पे BR है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम इसको मान सकते हो। यहां पे BR है और ये BR है, यहां पे H है, ठीक है। ऑफ कोर्स H भी और भी जगह भी है, बट यहां दिखाया गया है कि ये B और ये H ट्रांस में है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है तुमको। नहीं भाई, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, इसका टाइम नहीं आया अभी, इसका टाइम नहीं आया है अभी बस इसका टाइम है। चलो इसका बता ही देते हैं, इसका क्या होगा आंसर। होमवर्क नहीं रखते हैं, चलो फिर तो अगले लेक्चर में उनको बताना ही होगा, तो अभी ही बता देते हैं। तुम खुद वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचना क्या होगा। देखो ये रिंग काफी बड़ा है, मतलब इस बॉन्ड के अबाउट कुछ हद तक घूम सकता है। एक काम कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं BR, ये तो BR है, एक इधर, और यहां पे है दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहां पे एक डैश होगा ना, बेज है तो डैश भी होगा, यहां है हाइड्रोजन। इसको लिख लेते हैं G और इसको लिख लेते हैं G, मतलब इधर वाले को G और इधर वाले को G, ठीक है। इधर बार बार ऐसे घुमाना पड़ेगा इसलिए। अब जरा मेरे को बताओ, इस बॉन्ड के अबाउट थोड़ा कुछ हद तक तो घूम ही सकता है, रिंग का साइज बड़ा होने के कारण। अब जरा मेरे को बताओ, इस BR के साथ कौन निकलेगा, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, BR को ले जाते हैं इधर, ऐसे घुमाएंगे तो BR आ जाएगा इस पोजीशन पे, और इधर जब BR आएगा, इसको जब इधर लाएंगे तो ये H आएगा बाहर और G आ जाएगा अंदर, मतलब G जाएगा इधर और H आएगा इधर, ऐसा होगा। देखो ये BR को इधर से इधर लाएं, कैसे, ऐसे घुमा के, ठीक है, ये बनेगा। और सिमिलरली इस दोनों हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन को भी इधर ले आओ, इधर, इसको ऐसे घुमाओ इस तरह से कि ये G किधर भी आए बट इधर हाइड्रोजन रहे। तो इसको तो थोड़ा सा घुमाओ ना, ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला हुआ है ये बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, और ये जो अंदर जा रहा है वो इधर आ जाएगा, H इधर और G इधर, और यहाँ पे H आ जाएगा,
है ना। हालांकि यहाँ पे कैसे भी घुमा के इधर कर दो, क्योंकि ये कायरल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जरा देखो, ये H और ये Br क्या है, कोप्लेनर है। यहां से H यहां से Br निकालो, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो गया, जरा ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड हो गया। और यहां पे ये जो अंदर की ओर G है और H बाहर की ओर है, G अंदर की ओर H बाहर की ओर, ये अंदर ही रहेगा ये बाहर ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। और ये G H और G है ये भी ऐसे ही रहेगा, बट धीरे धीरे ये सीधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे G रहेगा और यहाँ पे कौन रहेगा, H रहेगा। यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, G रहेगा। यही ना है। अब तुम खुद सोचो, ये जो G है और ये जो G है सिस में है या ट्रांस में है, क्या चीज में है, ट्रांस में है ना। इसका मतलब या तो यहां से H निकालो या तो यहां से H निकालो, कहीं से भी H निकालो, लेकिन जहां भी डबल बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस होगा। और डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस का मतलब है कि तुम ये बनाओ, ये देखो डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस है। यहां भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, यहां भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, यहां भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, बट इसी 4 जगह पे डबल बॉन्ड दे सकते हो। बाकी किसी जगह पे दिए तो सिस हो जाएगा, जबकि यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। दूसरी बात, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकता है सर Br यहां पे था तो H यहां से निकलता, या यहां से निकलता तो यहां डबल बॉन्ड आता, या यहां डबल बॉन्ड आता। एक चीज हम तुमको बताते हैं, अगर यहां पे हम स्टार कर देते हैं, ये कार्बन 14 है और ये कार्बन 14 है, तो बताओ इसमें कार्बन 14 कौन होगा। या तो ये एक काम करते हैं, ये है कार्बन 14 और हाँ ये है कार्बन 14, तो प्रोडक्ट में कार्बन 14 कहां रहेगा, प्रोडक्ट में कार्बन 14 यहां पे रहेगा या यहां पे रहेगा, यही ना, यहां पे रहेगा या यहां पे रहेगा। दोनों तो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, इससे ये बनेगा। इनफैक्ट तुमको लग रहा होगा कि ये कार्बन 14 था तो यहां पे कार्बन 14 होना चाहिए। नहीं भाई, वहां पे होना चाहिए, लेकिन हमने घुमा दिया ना, ऐसे ऐसे घुमा दिया, इसको घुमा के हम इसको यहां नहीं ला सकते हैं, है कि नहीं। देख सिंपल हमने देखा कि ट्रांस बनना है, प्रोडक्ट को ट्रांस बनना है, नहीं तो प्रोडक्ट ट्रांस बनना है तो यहां पे लिखोगे डबल बॉन्ड तो सिस हो जाएगा, तो यहां लिख दो डबल बॉन्ड। हालांकि तुम ये नहीं सोचोगे कि ये कार्बन यहां से ये कार्बन यहां पे है सी स्टार वाला, मतलब कार्बन 14 यहां पे है तो यहां पे कार्बन 14 होगा, यहां पे कार्बन 14 होगा, नहीं, वही कार्बन 14 यहां चल गया है या यहां चल गया है। इसको ये समझो ना, रबर बैंड है, फ्रेंडशिप बैंड, इसको ऐसे ऐसे करो तो ये चल जाएगा ना यहाँ पे Br, और उसके बाद यहां से इसे निकाल के ट्रांस बन गया, हो गया। और तुम बोलो क्यों जाएगा सर, बिना जाए निकालेंगे, बिना जाए निकालोगे तो यहाँ Br और यहाँ का H या यहाँ का H को एंटी कोप्लेनर करोगे ना, एंटी कोप्लेनर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांस बनेगा, और यहाँ पे ट्रांस बनेगा, इसका मतलब यहीं पे ट्रांस नहीं बनेगा, ये रिंग फिर इस तरह से कुछ अरेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे ट्रांस बना, बाय द वे देखो हमने बता दिया, जैसे ये बना ना, यहाँ पे ट्रांस बन गया, यहाँ पे ट्रांस बन गया, ठीक है, ट्रांस बन गया। अब जब यहां पे ट्रांस बना तो होगा क्या, वो जरा समझो, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। यहां पे ट्रांस बन गया, ट्रांस बन गया, इधर G था और इधर G था। अब यही G हो गया, यहीं पे ट्रांस बनाना था, वहीं ट्रांस है, और इधर भी G है, इधर भी G है, उसको काट के हमने जी लिखा था ताकि लिखने में हमको सहूलियत हो, फिर उसको जोड़ दिया, हो गया। समझ आया, पता नहीं समझ आया या नहीं आया, लेकिन ऐसी चीजें पहले भी एक बार आया था तो मेरे समझ से समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये एक बार आएगा अल्काइल हैलाइड में, वहां हमसे पूछ लोगे, मेरे समझ से समझ में आ गया होगा। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं समझाने का
ये Br है, यहां से H, यहां से H निकलेगा, बट H निकलेगा तो एंटी कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट से, और यहां पॉसिबल भी है क्योंकि रिंग का साइज बड़ा है, तो इस बॉन्ड के बाद रोटेशन करके एंटी कोवलेंट हो सकता है। इधर वाले को G मान लिया, इधर वाले को G मान लिया, G, ये Br, और यहां से H हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये Br और ये H एंटी कोवलेंट होके ही निकलेगा। एंटी कोवलेंट होके जब निकला तो पता चला यहां पे ट्रांस बन गया, जी। अब देखो ये ट्रांस बन गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाले को, इस सेक्शन को, इतना सेक्शन को छोड़ दो, ऊपर वाला केवल देखो, तो ये देखो ट्रांस में आ गया, यहाँ G है, यहाँ पे G है। अब ये G को पहले जैसा कर देते हैं, तो देखो क्या बन गया, मतलब इसका प्रोडक्ट ये बन गया, इसका प्रोडक्ट ये बन गया। लेकिन एक चीज बताओ, जहां पे Br था वहां वो कार्बन अगर स्टार था, तो जहां पे Br है वो कार्बन तो स्टार रहेगा ही, है ना। जहां पे जो कार्बन स्टार था वो कार्बन तो स्टार रहेगा ही, है या नहीं। मतलब ये स्टार है तो ये कार्बन था, तो यहां देखो, यहां से अगर H निकाले हैं तो जहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है उसका एक कार्बन स्टार है, एक कार्बन इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, बट अभी तो ये है, तो अब ये दोनों में कोई डिफरेंस थोड़े ना है। इसी मोलेकुल को ऐसे घुमा के रख देंगे, इसी मोलेकुल को ऐसे घुमा के रख देंगे, तब ये तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है, यह है डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है बताओ। ये दोनों मोलेकुल में कोई डिफरेंस नहीं है, जरा गौर करो, दोनों है क्या, स्टार इसी तरह का चीज है ना, और एक में स्टार यहां पे है और एक में स्टार, देखो हम काउंट करके नहीं लिख रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इसको ऐसे पलट दो, इसके ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के तरफ। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।